नॉट फाउंड सुटेबल या जनेऊ लीला। इलाहाबाद इंस्टीट्यूट आपको याद ही होगा, बद्री नारायण ओबीसी छात्रों को जो टीचर के लिए इंटरव्यू देने गए थे, नॉट फाउंड सुटेबल का तगमा लगाकर बाहर कर दिया गया। मामला पहुंचा ओबीसी कमीशन और आज उसी पे चर्चा करने के लिए टू स्टार्स जो कि इस मुहिम को लेकर ओबीसी कमीशन तक गए थे और लगातार सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि ये न्यूज़ वायरल हो रहा है। कई बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने खबर छापा है। आज हमारे बीच हैं विवेक राज और मयंक यादव। दोनों से परिचय कराता हूं। मयंक यादव, आपने इनका तस्वीर देखा होगा, काफी वायरल हो रहा है। इन्होंने कंप्लेन मेल लिखा था, 30 से एलएलएम कर रहे हैं। और विवेक राज अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे हैं। एक रघुवंशी हैं और एक यदुवंशी हैं। ये गजब का संयोग है। स्वागत है आप दोनों का अम्बेडकर नामा में। ये जो मामला था कैसे आपके जहन में आया, क्या था मामला, पहले बताइए पूरा। मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिली और कई साथियों के माध्यम से भी खबर मिली। एक इलाहाबाद में जीबी पंत इंस्टीट्यूट है, सूचना इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद पे विज्ञप्ति निकली हुई थी, वैकेंसी निकली हुई थी, वो भर्ती वहाँ होनी थी। बीते 3 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट में हमने पाया कि जो ओबीसी के पद थे, ओबीसी के सारे पद एनएफएस कर दिए गए। एनएफएस मतलब कि वहाँ पे जितने भी लोग वो कैंडिडेट्स गए हैं, जितने भी वहाँ पे एप्लीकेंट थे, उनमें से किसी को भी उस भर्ती के लायक नहीं पाया गया। जनरल में भी कम्पीट कर रहे थे। हाँ, जनरल में। लेकिन बात सिर्फ इंटरव्यू में ओबीसी कर रहे तक सीमित नहीं थी। खेल असली शुरू हो गया था इंटरव्यू से पहले ही। एनएफएस हम लोग देखते आए हैं कि तमाम जेएनयू में भी हुआ, बीएचयू में भी होता है, तमाम यूनिवर्सिटीज में ये चलता रहता है। ओबीसी को खासतौर से कई बार एससी की सीट्स पे भी होता है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी की सीट्स पे ये चीजें होती रहती हैं। इसको लेकर मैं आपको समझाऊं कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण बताता हूँ, बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ओबीसी का इंटरव्यू जो उसका सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू होना था, उससे पहले की खबर मैं आपको बताऊं कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है बेसिकली, कि सपोज हम आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, बुलाएंगे, तो उसके लिए एपीआई स्कोर होता है। एपीआई स्कोर के बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जिनका सबसे ज्यादा होगा, जितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्हें बुला लिया जाएगा। जनरल में जो आएगा सब आएगा, एससी एसटी ओबीसी कोई भी आ सकता है। हाँ, वो क्या है कि रिजर्वेशन का बड़ा सिंपल सा रूल है कि एक कैटेगरी है, सबसे ऊपर है अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड का मतलब है दैट इज ओपन फॉर एवरीवन, यानी कि वो किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है। सपोज रिजर्वेशन अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ है 50 नंबर मान लीजिए, तो 50 से ऊपर नंबर लाने वाले जितने भी होंगे, 51, 52, 53, 54, वो किसी भी कैटेगरी में हो, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस भी होंगे, तो वो सारे के सारे अनरिजर्व्ड में आएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ जो शॉर्टलिस्टिंग हुई, शॉर्टलिस्टिंग में ही जो टॉपर था 93 इसका एपीआई स्कोर था, उसको सिर्फ उसकी कैटेगरी में बुलाया गया। अच्छा। यानी कि आपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही 40% रिजर्वेशन सवर्णों को दे दिया। अच्छा, ठीक, ये खेल हो गया। इंटरव्यू से पहले 40% आपने दे दिया। चूंकि ओबीसी की सीट्स या एससी की सीट्स या जो भी कोई भी कैटेगरी की सीट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं कि आप उन सीटों में सिर्फ उन्हीं कैटेगरी को लोगों को चुन सकते हो। आप उसमें किसी सवर्ण को नहीं भर सकते, किसी भी हालत में नहीं भर सकते हैं। तो उन सीटों पे जिनमें ये भर नहीं सकते थे किसी भी हालत में, उन सीटों को उन्होंने नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया, ओबीसी की सीटों को, यानी कि उन सीटों को खाली छोड़ दिया गया। राइट। तो इस मसले को लेकर हमें जब हमारे संज्ञान में ये मसला आया, हम और साथी हमारे वहाँ गए, हम लोगों ने कंप्लेंट करी। कौन कौन थे आपके साथ? मेरे साथ में विवेक राज हैं। विवेक राज यहाँ लॉ फैकल्टी से एलएलबी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं और तमाम कार्यक्रम करते रहते हैं। विवेक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इनके बारे में मैं तफसील से बताऊंगा। पहले मैं नहीं, वो तो हम पूछ लेंगे इनसे। हाँ, वो इनके सौजन्य से हम लोग भी कुछ ज्ञान लेते रहते हैं। नहीं, विवेक के बारे में मैं वाकई में मैं खुद भी बताना चाहूंगा, वो जरूरी है। मैंने इसलिए कहा कि मैं बताऊंगा क्योंकि वो बात लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि जिन कैटेगरी के लोगों का ये मसला है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस कैटेगरी के लोगों का ये मसला है, खासतौर से ओबीसी, एसटी, एसटी या जो भी हैं, वो कैटेगरी के लोग अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाह रहे हैं। लड़ते वो खुद ही आए हैं। एमएलए एमपी बनने में बिजी है, तो समस्या वही है कि वो ये लड़ाई, हालांकि उन्हें, और ये इस बात को समझ लीजिए, ये लड़ाई लड़नी उन्हीं को है। कोई सेवियर नहीं आएगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा।
एक दो लोग हो सकते हैं, कोई वीपी सिंह की परंपरा से आ जाए। एनएफएस हो गया जी। उसके बाद आपने क्या किया विवेक, और आपने लिखा ओबीसी कमीशन को? ओबीसी कमीशन को हमने एक चिट्ठी लिखी, एक हमने अपनी शिकायत दर्ज करी। ओबीसी कमीशन ने वहाँ पे उसमें अगले दिन नोटिस इशू किया डायरेक्टर को। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं बद्री नारायण तिवारी जी, उनको नोटिस जारी किया गया। तिवारी तो नहीं लिखते, पता लगा लिया आपने? वो लिखे नहीं लिखे उससे क्या मतलब, उनकी हरकतों ने बता दिया वो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं। खैर, तो उनको एक नोटिस इशू किया गया। नोटिस इशू करने के बाद में उनसे तमाम जानकारियां मांगी गई, पुराने रोस्टर्स का डिटेल मांगी गई, किस तरह से क्या क्या किया है। तो उसका जो जवाब उन्होंने जमा दिया है, अभी हालिया में हमें उसके बारे में पता चला, जो उन्होंने जवाब दिया है वो बड़ा ही मतलब, उस जवाब को पढ़ने के बाद मैं पहले हंस रहा था और उसके बाद थोड़ा माथा पकड़ के बैठ गया कि किस तरह के लोग एकेडमिया में आ गए हैं। मतलब जिनको बेसिक नहीं आता है रिजर्वेशन तो, और ये ऐसा नहीं कि आता नहीं है, आता सब है, लेकिन इस तरह की धूर्तता दिखाते हैं। आप मानिए कि कह रहे हैं कि उनको हमने उस कैटेगरी में इसलिए एडमिशन वो कॉल किया है क्योंकि उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म भरा था। अरे वो तो हम लोग एडमिशन करते हैं और उसमें जो ओबीसी या एससी एसटी भरता है और कट ऑफ में जब ओपन में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको ओपन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, हम लोग भी जानते हैं यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी तमाम चीजें होती नहीं है, लेकिन अगर किसी को इतना प्रोविजन बेसिक लॉ नहीं आता, लॉ भी नहीं है इसमें, रिजर्वेशन का बड़ा साधारण सिद्धांत है, अगर इतना नहीं आता है, पहली बात तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं है भारत के कानून के हिसाब से, ये एक्सक्यूज नहीं, एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। और अगर इतना लॉ अगर नहीं आता है, अगर इतना बेसिक नहीं आता है, तो इतने महत्वपूर्ण पद पे आप कैसे बने हुए हैं? आप रह ही नहीं सकते। भाई मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, एक मेरा बेटा अशोका यूनिवर्सिटी, शिव नाडर, अजीम प्रेम जी सब जगह अप्लाई किया, और कुछ जगह मुझे याद है कि उसमें लिखा हुआ था कि शेड्यूल का एससी कॉलम था जी, उसमें भर दिया, लेकिन वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। जनरल ओपन में वो कम्पीट करके तीनों जगह पास किया, तो इसका मतलब थोड़ी कि वहाँ रिजर्वेशन नहीं तो उसका एडमिशन नहीं होगा। तो बात वही, तीनों जगह वो पास किया। वो इसका उनके कहने का मतलब यही है कि हम 40% रिजर्वेशन सवर्णों को देंगे, हमारी उनकी समझ यही कहती है, और उन्होंने वो कर दिया। तो पहली चीज तो वही विरोध आ जाती है। दूसरी बात मैं डिस्क्लोज अभी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब आपके चैनल पर मैं आपके माध्यम से लोगों को कर देता हूँ, क्योंकि वो चिट्ठी का जो मजमून, उसका जो सब्जेक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि जो कन्वर्जेशन हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अर्चना सिंह के साथ में, इसकी एक बड़ी विसंगति है। इसको मैंने आज तक अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया, पहली दफा बता रहा हूँ। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है अर्चना सिंह, वही इसमें कैंडिडेट है, उन्हीं का इसमें सिलेक्शन हुआ एसोसिएट प्रोफेसर। क्या बात है। ठीक है, मतलब ये इतना ऐसा एक लग रहा है कि पता नहीं क्या गिरोहबाजी चल रही है। एक सज्जन है जो, अच्छा, मैं कहता हूँ एक सवाल और आपसे लेता हूँ, उसके बाद विवेक से पूछूंगा कि भाई उत्तर प्रदेश में चुनाव है, प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, एचआरडी मिनिस्टर ओबीसी हैं, 52-54% पॉपुलेशन है, तमाम सब कुछ है। आज भी मैं एक नेशनल कन्वेंशन में था ओबीसी के, और वहाँ भी बहुत वक्ता थे, दिलीप मंडल थे, लक्ष्मण और कंचाइलिया साहब, और बड़े नेता थे। क्या ऐसी बात है कि इतना सब कुछ होते हुए रिजर्वेशन अपना मिनिमम हक पाने के लिए गिरगाना पड़ रहा है? पता है कि जब उसके बिना काम चल सकता है, चुनाव में वोट मिल सकते तो कोई क्यों कहेगा। आप जाइए अभी बात कीजिए, मैं तो मिलता रहता। क्या जो मंडल का जो पूरा उभार था वो कमंडल की ओर शिफ्ट कर रहा है क्या? कमंडल की ओर तो शिफ्ट कर ही गया है। अब बात ये आती है ना कि जब लगता है कि नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर एक दूसरे कोई बर्गर वाली कहानी फिर आ जाती है आपका। तो बर्गर, उसको मैं बर्गर थ्योरी कहता हूँ, बर्गर थ्योरी ऑफ रिजर्वेशन। बहुत ही बढ़िया लेख पढ़ा था। हाँ, बहुत ही गजब थ्योरी आपने प्रोपाउंड की है, बर्गर थ्योरी ऑफ रिजर्वेशन। आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो वो बर्गर थ्योरी ऑफ रिजर्वेशन फिर काम करता है कि जब कहेंगे कि सामूहिक रूप से उत्तर प्रदेश में 69,000 की भर्तियों में, 69,000 भर्तियों में कितनी बड़ी डकैती हुई, मतलब चोरी एक होती है, ये डकैती हुई। एक होता है नकब लगा के चोरी करना रात में, एक होते हैं गेट तोड़ के चोरी करना, इसको कहते हैं डकैती। डाका डाला गया, इतनी बड़ी संख्या में डाका डाला गया, कितने परिवार ओबीसी के जाते, उनको पड़ते। केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, सहनी निषाद पार्टी, सब उनके साथ हैं। 40 सांसद भी, और 40 सांसद भी हैं जो मंत्री बनाए गए, मंत्री भी बनाए गए। क्या इन सब में वो औकात नहीं है, कोई बौद्धिक, कोई पॉलिटिकल औकात नहीं इस सवाल को उठाने के लिए? ये डीलर हैं बेसिकली। अच्छा, लीडर नहीं है, डीलर हैं। ये डीलर हैं, अपनी अपनी जात के डीलर हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। मान लीजिए
कोई भी है, कुशवाहा जी हैं, यादव जी हैं, मौर्य जी हैं, जो भी हैं, फलानी जी हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हमारी जात का मंत्री बन गया, हाँ, हमारी जात के उप मुख्यमंत्री हो गए, हमारे फलाने मुख्यमंत्री किताब हो गए। तुम्हारा पन्ना हमारा बंगला लो, इतना लाल खुश बत्ती लो, होते हैं, मिले इतना कुछ खुश नहीं। होते हैं। आपके पद जो आपको बेसिकली जो आपका मूल है, मतलब दोस्तों इससे ऐसा basic है, minimum कुछ नहीं रिजर्वेशन हो सकता है। एक अवसर था कि अगर आप मजदूर भी हैं, रिक्शा भी चला रहे हैं, श्रमिक हैं, तो कम से कम आपके बच्चों के लिए एक अवसर था कि आपका बेटा आईएएस बन सकता है, आपका बेटा डॉक्टर बन सकता है, आपका बेटा इंजीनियर बन सकता है। सिर्फ नेता की बात नहीं है, आपके जात का एक व्यक्ति को उठाकर मंत्री बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। लेकिन आपके पूरे आने वाले जनरेशन की, आपके बच्चों की, उन्हीं के कलम से हकमारी भी करवाई जा सकती है। इसी को अम्बेडकर नामा ने एक टर्म दिया है, क्या दिया है? जनऊ लीला। चलिए, और मयंक से फिर बात करूंगा। अभी विवेक हैं, विवेक आइए इधर। विवेक बहुत दिलचस्प इंसान हैं, एक्टिविस्ट हैं और बहुत लीडर हैं। विवेक, अब यदुवंशी साहब से हमने बात करा दी, अब जरा रघुवंशी साहब से मिलवाता हूँ। विवेक बाबू साहब हैं, बाबू साहब ठाकुर साहब, और लगातार ऐसे मुद्दों पर लगातार कोर्ट से लेकर सड़क तक और आयोगों तक लगातार लड़ते रहे हैं। आपको डर नहीं लगता? उत्तर प्रदेश में योगी राज है, आप बीएचयू में पढ़े भी हैं, और ऐसा तो नहीं राजपूत लोग जात में से भात काट देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये बात आपने कही तो हमको एक बात याद आई। जब कमीशन में हम दोनों ने कंप्लेंट डाली थोड़ा थी, लाउडली थोड़ा सा। जब कमीशन में हम दोनों ने कंप्लेंट डाली थी, तब वहाँ पे कहा गया कि आप दोनों लोग का नाम हटा देते हैं, आप लोगों को खतरा हो सकता है, हाँ। आप लोगों की ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो हमने उनको बोला कि अब खतरा उतरा हम लोग को नहीं लगता है, आप नाम डालिए, खतरा जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। खतरों के खिलाड़ी हैं। हाँ हाँ, तो जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। तो उस नोटिस को फिर से उन्होंने चेंज करके नाम डाल के हम लोग का वो किया गया। तो खतरा की बात नहीं है, निडर लोगों को डर नहीं लगता है। तो घर में, नाते रिश्तेदार में, जाति समाज में क्या रिस्पॉन्स रहता है इस तरह का? हमारे गांव के ब्राह्मण लोग हमसे इसलिए नाराज होते हैं कि हम उनके पैर नहीं छूते हैं। एक तरीके इधर आइए से साहब। सोशल बायकाट किया गया है। हाँ। कभी कभी हाँ, बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया जाता है। हाँ, बिगड़ गई हाँ, बात। कि नक्सली है, हाँ। अफजल गुरु है, ये ऐसे वर्डों का इस्तेमाल किया जाता आपके है लिए? हाँ। अच्छा। तो थोड़ा ब्राह्मण लोग हमसे नाराज रहते हैं, क्योंकि हमारे देखा देखी कई लोग हैं जो उनका पैर छूना बंद कर दिए हैं। ओह वाह। हाँ, तो ये गाँव में होता है पान लगी बाबा, ये वाला सिस्टम खत्म हो गया है। अच्छा, कहाँ गांव है आपका? हमारा गांव पिपरिया पड़ता है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पिपरिया गांव है, NH2 पे ही। वो तो बड़ा तो सासाराम कैमूर तो पूरा चर्चित रहा है। अब चर्चित तो किसान लोगों का शेरशाह भी रहे वहाँ। शेरशाह सूरी का वहाँ पे मकबरा है सासाराम में। तो आप जो हैं, आप वैसे टेक्निकली, और ये बात कहना और लोगों के बीच जाना बहुत जरूरी है कि आप जो है, आप सवर्ण हैं, आप राजपूत समुदाय से हैं, ये सब काम आप करते हैं और कितने दिनों से कर रहे हैं और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, ये कभी आपने सोचा है? सर, जब मैं 12th के बाद जब ग्रेजुएशन में आया, तभी से क्या कहते हैं कि हमने ये उसी समय मैंने लेफ्ट पार्टी ज्वाइन की और उसी समय से काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो सबसे पहले लॉ फैकल्टी में ही रिजर्वेशन का मुद्दा जब मैंने देखा, तो देखा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लॉ फैकल्टी में ही घपला चल रहा है। यहाँ तक कि एक प्रोफेसर ने लॉ फैकल्टी के हमसे बोला है कि तुम जनरल कास्ट से आते हो और तुम उन्हीं का हकमारी कर रहे हो। और सीनियर प्रोफेसर ने बोला। अच्छा, हाँ, लॉ ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की हालत है। ये 2020 की घटना है। हाँ, 20 की घटना है। हाँ, चलिए। ये बोला कि तुम उन्हीं का हकमारी कर रहे हो। तो जब यहाँ से शुरू हुआ, तो मैंने जब पिछली बार रिजर्वेशन पे वो किया, तो कमीशन ने भी हमको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन दिया कि नहीं, तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और लगातार मैं रिजर्वेशन के मुद्दे पे काम करता हूँ, और यही है कि मैं आगे भी सोशल जस्टिस के लिए काम करता हूँ। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन एक योगी की, ठाकुरों की एक योगी परंपरा है ना, ठाकुरों की एक योगी परंपरा शुरू हुई है और उसके पहले भी परंपराएं रही हैं। तो आपके लिए जो दूसरा परंपरा ढूंढ रहे हैं, इनको बीपी सिंह की परंपरा में ले जा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ओबीसी में अभी तक क्रांति लाने वाली दो ही लोग हैं।
एक बीपी सिंह, एक अर्जुन सिंह। खास तौर से अभी अभी 30 साल में। हाँ, अभी बीपी सिंह और एक अर्जुन सिंह। तो जो सोशल जस्टिस का लड़ाई था, ऐसा नहीं है कि राजपूतों ने लड़ा है। अब के राजपूत क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों की बॉडीगार्डी करना शुरू कर दिया है। सच्चाई है कि अब के राजपूत ब्राह्मणों का बॉडीगार्डी करना शुरू कर दिए हैं। तो सोशल जस्टिस की जो बीपी सिंह ने लड़ाई लड़ा था और अर्जुन सिंह ने लड़ाई लड़ा था, तो उसी लड़ाई को क्या कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आगे जारी रखा तो जाए। आपके जो समकक्ष युवा होंगे उनसे आपकी बात होती होगी, और हम जानते हैं बहुत बाबू साहब लोग को, मतलब चंपारण से लेके और तमाम जगह से, वो क्या रिएक्शन देते हैं आपको? आपका मनोविज्ञान जानना जरूरी है। हाँ, तो रिएक्शन यही देते हैं कि भाई कहीं ना कहीं एक जो मेरा मानना है कि जो आज का समय है, उनके अंदर इस तरीके से मीडिया के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से एक ऐसा जातिवाद का उनके अंदर भरा हुआ है, तो वो हम ही को बोलते हैं कि तुमको क्या तुम्हारा माइंड वॉश किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो अच्छा, खुद वो ब्राह्मणों का वर्चस्व स्वीकार करते हैं। हाँ, खुद वो ब्राह्मण का बोलते हैं कि अब भाई भाई ब्राह्मण भूमिहार राजपूत भाई भाई, अब बाकी तुम्हारा माइंड वॉश किया गया है। अच्छा, हाँ, आपने कोई PIL भी डाला है अभी? हाँ, अभी मैंने बिहार के मुद्दे पे, और बिहार में मुद्दा बताइए पहले। बिहार में जो 8 यूनिवर्सिटियां ऐसी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं जो 3 साल की ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो 5 साल में करवाती हैं, और कभी कभी 6 साल में। दशकों से चला रहा है ये बहुत दिन से चला आ रहा है, और उस पे मैंने PIL डाला है, और ये है कि आज ही मेरा PIL सुप्रीम कोर्ट से आज मैसेज आया कि आपका PIL एक्सेप्ट हो गया है। क्या और बात भंडारी नोट किया गया है। इसके लिए आपको बधाई, पहले इसके लिए धन्यवाद। ताली बजा देता हूँ जी। तो इस मुद्दे पे कि हर एक साल कम से कम 5 लाख, पहले वीडियो में तो मैंने अनुमान लगाया था 50,000 बच्चों का, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि रिसर्च मैंने किया तो मिनिमम 5 लाख बच्चे इससे हर एक साल इफेक्ट हो रहे हैं। एक सेकेंड, 5 लाख बच्चे, सेशन लेट है, 3 साल की डिग्री 5 साल, 6 साल का भी। 6 साल, और बच्चे लॉ फैकल्टी कई तमाम जगह नौकरियों में पास कर जाते हैं एग्जाम, लेकिन उनको BA की डिग्री नहीं मिलती है, और उसमें तमाम बच्चे हैं, उसमें सवर्ण भी हैं, SC ST OBC भी हैं, सब लोग हैं, और वो मुद्दा बिहार में इशू नहीं बन रहा है। विवेक राज अभी स्टूडेंट हैं, अभी लॉ फैकल्टी में पढ़ाई कर रहे हैं, 3rd ईयर में हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर PIL डाला। आपको स्मरण हो कि मैंने एक इंटरव्यू उनका पहले भी इस मुद्दे पर लगाया है। तो क्या उसमें कब हियरिंग है, क्या है? कि हियरिंग है कल, उसमें हम लोग जाएंगे। अभी तो आज डायरी नंबर मिला है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का वैकेशन भी शुरू हो चुका है। आपके लॉयर कौन है? लॉयर नहीं, मैं पिटीशन इन पर्सन हूँ। अच्छा, पिटीशन इन पर्सन है। देखिए, ये होता है कमाल की बात, अधिकार और सम्मान लेने के लिए थोड़ा सा जिगड़ा भी चाहिए होता है जी। हाँ, तो पिटीशन इन पर्सन हूँ, और थोड़ा अब क्योंकि इस समय छुट्टी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की, तो ये मामला वेकेशन बेंच के बाद जाएगा। अभी बेंच अलॉट होगा कि विंटर वेकेशन। हाँ, तो ये हम लोग चाह रहे हैं कि इसको अर्जेंट बेसिस पे देखा जाए। मैं CGI को लेटर भी लिखूंगा कि इस मैटर को देखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लाखों बच्चों का भविष्य जो है अंधकार में है। चलिए, एनीवेज, अब आते हैं फिर ओरिजिनल पॉइंट पे। गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट, क्या उसमें हियरिंग हो गई? नहीं, अभी हियरिंग तो 23 तारीख को हियरिंग है। अच्छा। उसमें नोटिस दिया गया है डायरेक्टर साहब का कि आपको इंडिविजुअली आना है उसमें। अच्छा, हाँ, ओके। उसमें इन पर्सन आना है, और उसको बोल्ड करके लेटर में लिखा गया है कि आपको इन पर्सन प्रेजेंट होना है। कहीं मेडिकल और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो? मेडिकल और हॉस्पिटल में मतलब होते हैं कई लोग। पावर है कोर्ट के पास में, कोर्ट सिविल कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकता है अगर चाहे। कमीशन देखते हैं ये मसला कहाँ जा रहा है। विवेक मयंक लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अभी OBC कमीशन भी आप लोग गए होंगे? कमीशन भी गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि ये अब तक NFS का मामला कैसा भी चलता रहा हो, लेकिन इस देश में अगर जरा सा 1% भी रूल ऑफ लॉ है तो ये भर्ती हम निरस्त कराएंगे। इसमें इतने पेचेस हैं, इतने हमारे पास इनके लूपहोल्स आ चुके हैं हाथ में कि ये भर्ती निरस्त होगी, हर हालत में निरस्त होगी अगर 1% भी इस देश में रूल ऑफ लॉ है। और बाकी ये मुद्दा मैं आपके माध्यम से फिर ये कह देना चाहता हूँ कि ये लीगल या कमीशन या इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। ये सोशियो पॉलिटिकल मुद्दा है। आप लोग इस मुद्दे को अपने सामाजिक नजरिए से अपने नेताओं से सवाल कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे लिखिए, अपने जनप्रतिनिधियों से पूछिए। और ये लड़ाई पूरी तरह राजनीतिक है। हम एक जीबी पंथ में करा देंगे, हम 2 यहाँ पे करा देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। ये बिल में ये सुराख हो तो पेंडिंग
पैटर्न से काम नहीं लगा। चलेगा, हाँ। पैटर्न से काम नहीं चलता है, आपको जाके दिखाना पड़ेगा। तो ये लड़ाई मैं बार बार हर जगह इंटरव्यू में ये कह रहा हूँ कि ये लीगल और इन सबसे बड़ी लड़ाई आप कहाँ लड़ेंगे जाके? कितने वकील आपके पास है? हम दो न वकील है न जज है। ना वकील, जज तो खैर छोड़ ही दीजिए, सवाल ही नहीं है। ना वकील हैं ना जज हैं। हर इंस्टीट्यूशन में कोई इंस्टीट्यूशन आप निकालिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल राइट्स निकाल लिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च निकाल लीजिए, या कोई भी आप इंस्टीट्यूट निकाल लीजिए, जहां भी वैकेंसी आ रही है, IITs निकाल लीजिए, IIMs निकालिए, हर जगह पे आ रहा है। तो आप बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ मत लड़िए, सिर्फ पहली बात अपने इंस्टीट्यूट को सुधारिए, जिस महकमे में है, जिस विभाग में है, वहाँ के लूप होल्स को पकड़िए, वहाँ की बातों को उठाइए। और ये लड़ाई राजनीतिक और सामाजिक ज्यादा है और लीगल उतना नहीं है, लेकिन हम लोग लीगल वाला इशू भी हम लोग पूरी तरह से उठाएंगे, किसी भी मोर्चे पे पीछे नहीं हटना है, ये हमारा वो है। चलिए, मयंक यादव, याद होगा आपको जब 5 मार्च रोस्टर के इशू पे जब भारत बंद का आह्वान हम लोगों ने किया था, तो मयंक यादव और धर्मवीर यादव और सूरज मंडल जी, ये तस्वीर आप लगातार आप उस समय देख रहे होंगे। आप 22-23 मार्च फरवरी 2019 से 5 मार्च के बीच का सोशल मीडिया खंगालिए, आपको सारे तस्वीरें मिलेंगी। और लगातार मयंक और विवेक राज, धर्मवीर यादव, तमाम ऐसे मुद्दे लोग उठाते रहते हैं। और 2 नौजवान हैं, विवेक राज हैं और मयंक हैं, दोनों को बधाई दीजिए। और खाली बधाई मत दीजिए, इनके लिए सड़क पे भी आइए। और ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई न्यायालय में नहीं लड़ी जाएगी, सड़क पे लड़ी जाएगी। और जिस समाज में हौसला होगा, बुलंद होगा हौसला जिसका, वो समाज जीतेगा। और 3 एग्जाम्पल आपके सामने, एकदम ताजा टटका एग्जाम्पल है, ताजा है। SC/ST एक्ट, रोस्टर 5 मार्च और किसान आंदोलन। तो जो समाज लड़ेगा वही जीतेगा। OBC समाज बहुत बड़ा समाज है, मतलब 52%, 54% है, लेकिन उनको अगर गिनती मत बताइए, गिनती दिखाइए अपनी, दिखाइए, गिनती बताइए मत, आप दिखाइए। जिस दिन आप गिनती अपनी दिखानी आप शुरू कर देंगे, विवेक राज जैसे न्यायप्रिय लोग भी आपके साथ होंगे। VP सिंह थे, अर्जुन सिंह थे। VP सिंह साहब से मैं मिला हूं कई बार, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे उसके बाद। अर्जुन सिंह साहब से OBC 2 में हम और सूरज यादव बहुत एक्टिव थे उस समय। शायद बहुत सारे छात्र और जो अब टीचर रिसर्चर भी होंगे उस समय नहीं रहे होंगे यूनिवर्सिटी में। सवाल ये है कि हक, हकूक, अधिकार सिर्फ न्यायालयों से नहीं मिलते हैं, वो संघर्ष करके सड़कों पे आंदोलन से मिलते हैं। और इसकी कम से कम इसका अधिकार हमें संविधान देता ही है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। और जरूर इन दोनों युवाओं का उत्साहवर्धन कीजिए। जाति पे मत जाइए, हर समय जमात और विचारधारा पे जाइए, इसी में हम सबकी मुक्ति संभव है। शुक्रिया मयंक और विवेक आप सबका। और मुझे उम्मीद है कि जब इसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा तो हम सब फिर अम्बेडकरनामा पे मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।